वेलकम बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस का सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया हुआ है उसके क्वेश्चंस जो आप देखेंगे, इसके आंसर्स हम करेंगे और साथ में इन क्वेश्चंस को समझेंगे भी। आप इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं बेटा। इसमें जो सेक्शंस हैं वो ए से लेकर एफ तक हैं। पहले सेक्शन में 1 से 20 तक में एमसीक्यू हैं। एमसीक्यू में आपके 1 वर्ड या क्वेश्चन आंसर फॉर्म कोई भी हो सकती है। सेक्शन बी 21 से 24 है जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देता है। सेक्शन सी आपका 25 से 29 है जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन वाला पार्ट है। सेक्शन डी आपका 30 से 33 है जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। सेक्शन ई 34 से 36 आपके क्विज बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें पैसेज गिवन होगा और आपको सॉल्व करके करना होगा। और सेक्शन एफ जो है वो आपका मैप वर्क होगा, यानी मैप क्वेश्चन होगा। इसके मैप आपको मैं करवा चुकी हूँ, आप मेरे चैनल में जाकर इन सबके मैप वर्क देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं सैम्पल पेपर के ऊपर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द एक्ट बिलो। आपको एक ऑप्शन चुनना है जो इस एक्ट के बारे में बताता है। द एक्ट वॉज पास बाय द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस एक्ट को लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था। इट गेव पावर्स टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। इस एक्ट की वजह से पॉलिटिकल एक्टिविटी को दबाने का अधिकार गवर्नमेंट को मिल गया था। इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजन विदाउट ट्रायल। ये जो एक्ट है वो प्रिजनर्स को बिना किसी मुकदमे के जेल में बंद करने का अधिकार देता है। ये 3 आपके पॉइंट्स थे। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको मालूम है आपके किस आंसर में थे बेटा? ये आपके थे रॉलेट एक्ट में। तो आपका आंसर है वो आपका आंसर बनेगा रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। यह है आपका आंसर रॉलेट एक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा आपका, विच प्लेस इन इंडिया हैज़ एन आर्टिफिशियल लेक टू कंजर्व वाटर दैट डेट्स टू 11th सेंचुरी। ऐसी कौन सी लेक है जो आर्टिफिशियल है और जो वाटर कंजर्व करने के लिए बनाई गई थी 11th सेंचुरी में? तो इसका आंसर है बेटा भोपाल। भोपाल में एक भोजताल नामक लेक है बेटा, भोजताल, जो कि राजा भोज ने बनवाई थी। तो वो जो लेक है बेटा, उस लेक को 11th सेंचुरी में बनाया गया था और ये एक आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, तो अब आप अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड, जिसमें आपको मोर्टेलिटी रेट दे रखी है और नीचे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस राज्य के अंदर हाईएस्ट गर्ल चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है। किस राज्य के अंदर हाईएस्ट गर्ल चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है? तो आप इसमें देख सकते हैं ऊपर अगर हम डाटा देखते हैं तो गर्ल्स की यानी फीमेल्स की जो मोर्टेलिटी रेट है मध्य प्रदेश में 45 है, असम में 46 है, उड़ीसा में 41 है, उत्तर प्रदेश में 43 है, छत्तीसगढ़ में 37 है और राजस्थान में 40 है। तो हाईएस्ट गर्ल चाइल्ड रेट जो है वो आपकी 46 है जो कि असम में है। असम इसका करेक्ट आंसर है। असम इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट पोटेंशियल मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू मिटिगेट द थ्रेट्स पास्ड बाय माइनिंग एक्टिविटीज़ ऑन द बक्सर टाइगर रिजर्व इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। यानी कौन सा ऐसा एक पास किया गया था, यानी बेटा जो बक्सर के अंदर जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी उनको कंट्रोल करने के लिए कौन से स्टेप उठाए गए थे? इनमें से चार में से आपको बताने हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स ठीक है। तो हम पढ़ते हैं 1 बाय 1 करके पॉइंट्स। पहला है आपका इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, यानी कि मॉनिटरिंग करने के लिए कुछ मैकेनिज्म तैयार किए गए थे। सेकेंड, एनफोर्सिंग बफर जोन्स अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया। बफर जोन बना दिए गए थे ताकि बिना वजह जो लोग हैं वहाँ पर ना आ सकें। प्रमोटिंग अल्टरनेटिव लिवलीहुड्स एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द सराउंडिंग्स ऑफ सराउंडिंग कम्युनिटीज़। कुछ ऐसे अलग अल्टरनेट जगह बना दी गई थी जहाँ पर वो जो लोग जो वहाँ से लकड़ियाँ या वो सब चीज़ें लेकर जाते थे वो लोग वहाँ रह सके, उनके लिवलीहुड के लिए और सारी चीज़ें बन पाएँ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व फ्रॉम बक्सर, या फिर बक्सर से टाइगर रिजर्व को हटा दिया गया था। तो आप देख सकते हैं ऊपर के तीनों ही ठीक हैं क्योंकि सिर्फ टाइगर रिजर्व को वहाँ से नहीं हटाया गया था बल्कि बाकी तीनों जो हैं वो काम किए गए थे। रेगुलेशन पॉलिसीज़ भी बनाई गई थी, बफर जोन भी बनाए गए थे और उनके लिए अल्टरनेटिव जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जोन हैं वो भी, या उनके सराउंडिंग्स हैं वो भी बना दी गई थी। तो इसके आपका आंसर डी करेक्ट है। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन डैश वाज चूजन एट हेडक्वार्टर्स। तो जब यूरोपियन यूनियन बनाई गई थी तो हेडक्वार्टर किसी को चुना गया था? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ब्रुसेल्स को हेडक्वार्टर चुना गया था। ब्रुसेल्स है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन मेजोरिटेरियनिज्म एंड पावर शेयरिंग। यानी मेजोरिटेरिज्म और पावर शेयरिंग में क्या मेन डिफरेंस है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो उसको जस्टिफाई करती है? तो पहली स्टेटमेंट हमें बताती है कि ये मेजोरिटिज़म जो है वो एम्फसाइज़ करता है कि जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं उनको डोमिनेंस करने का अधिकार दिया जाए, यानी जो जिनकी ज़्यादा मेजॉरिटी होगी वो लोग आकर जो सत्ता है यानी कि जो भी पावर है उसको संभालें। और पावर शेयरिंग का मतलब है जो पावर है वो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में बांट दी जाए। तो बिल्कुल करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है।
और इसी को आप ले लेंगे, फर्स्ट ए इसका आंसर है। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, तो 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको पहचानना है ए आर में से कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है। पहली है असर्शन, डेमोक्रेसी इंक्रीजिंग नॉट ओनली एक्सपेक्टेशंस बट आल्सो कंप्लेंट्स। जो डेमोक्रेसी होती है उसमें एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं हमें कि ये हो जाएगा, लेकिन कंप्लेंट्स भी होती हैं। और रीज़न है कंप्लेनिंग इट्सेल्फ अ टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो कंप्लेनिंग सिस्टम है वही टेस्ट करता है कि वास्तव में डेमोक्रेसी है या नहीं है। तो इसको आप समझ सकते हैं, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो रीज़न है वो इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में एक अलग अलग मीनिंग लेकर चलती हैं। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताता है कि आर वांट्स क्लोथ विच एस हैज़, मतलब आर को क्लोथ चाहिए जो एस के पास है। आर शुड हैव कॉमोडिटी दैट एस वांट्स, आर के पास कॉमोडिटी है जो एस को चाहिए इन एक्सचेंज फॉर द क्लोथ को एक्सचेंज करने के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ सच कॉन्सिडेंस ऑफ वांट देयर विल बी नो एक्सचेंज। अगर ऐसा कॉन्सिडेंस ना हो, यानी जो आर को चाहिए वो एस के पास ना हो और जो एस को चाहिए वो आर के पास ना हो, तो ये इस समय क्या होगा, ये सिचुएशन क्या होगी, और साथ ही में ये बताना होगा इस सिचुएशन को हम दूर कैसे कर सकते हैं। कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो दूर कर सकते हैं। तो पहला है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। तो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट तो बेटा सब में ही है, क्योंकि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स यहाँ पर है ही, क्योंकि एक को जो चाहिए वो दूसरे को चाहिए होगा, तभी ये एक्सचेंज हो पाएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्या एक्सचेंज कमोडिटी फॉर कमोडिटी, क्या दोनों के पास सेम कमोडिटी हो, ये इसका सोल्यूशन है। क्रेडिट ऑन कमोडिटी, क्रेडिट ले लें, लोन ले लें, या मनी से इसका हो सकता है। तो आप पढ़ चुके हैं, मनी जो है वो इसका सिंपल सोल्यूशन है, मनी से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर दोनों के पास मनी होगी तो अपनी मर्जी से वो कोई भी चीज़ जो है वो खरीद सकते हैं। तो इसका आंसर है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट मनी। क्वेश्चन नंबर 9 में, यू आर ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री दैट हैज़ अ डेमोक्रेटिक form of government. You want to ensure the system of power sharing in your country is effective and that no one branch of government has absolute power. Which one of the following measure would best meet this goal? आप चाहते क्या हैं, आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और उसके बाद आप एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो इफेक्टिव रहे और कोई एक गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर ना चला सके। तो पावर शेयरिंग है, सिंपल समझ में आ सकता है आपको। इसमें वहाँ पर पावर शेयरिंग होगी जहाँ पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये तीनों फॉर्म जो है आपकी लाई करेंगी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस में आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है उसके अंदर पावर्स इज सेपरेटेड अमंग द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस विद ईच ब्रांच हैविंग इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर सी। इसके अंदर जहाँ भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स लाई करेंगी वही आपकी पावर शेयरिंग का सबसे सही मेथड होगा। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइडेंटिफाई द पेंटिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये कौन सी पेंटिंग है, आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, आपको दिख जाएगी। जो आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसमें इस डायग्राम को दिखाया गया है। ये आपकी बेटा है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की जो पिक्चर है वो ये है। तो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं इसके अगले पार्ट में समझाऊंगी और बहुत जल्दी ही इसका हिंदी वर्जन भी आपको अवेलेबल होगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि आप हिंदी मीडियम में नहीं बनाते, तो हिंदी मीडियम में भी आपको बेटा ये कंटेंट मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।